हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है तुगलक वंश। आज हम लोग तुगलक वंश के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1320 ईस्वी को। तुगलक वंश की स्थापना 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक या गाजी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या गाजी तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? 29 बार। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग और बनने वाले सुल्तान। दीवान ए मुश्त खराज, जिसे वित्त विभाग कहते थे, बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुश्त खराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान ए अमीर कोही, जो कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए आरिज, जो सैन्य विभाग था, दीवान ए आरिज बलबन ने बनाया था। दीवान ए आरिज बलबन ने बनाया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? ये हुई थी लकड़ी के महल का धराशायी होने से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी के महल के धराशायी होने से। अफगानपुर में लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन के पुत्र जूना खान ने। लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन के पुत्र जूना खान ने। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। शासक बनने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अबुल मजाहिद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अबुल मजाहिद किसने नाम रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो ये थे मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन था? मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? बाराबक। नायाब बारबक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? नायब बारबक। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा था? 23 प्रांत में। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बांटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सी विभाग की स्थापना की थी? अमीर ए कोहे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया था? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित किया? 1335 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से राजधानी दिल्ली कब स्थापित किया? 1335 ईस्वी में। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया था? तृतीय योजना के तहत। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया था तृतीय योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? प्रमुख काजी के पद पर। इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? प्रमुख काजी के पद पर। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया? इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? 1351 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में ध्वस्त किया था। नरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में ध्वस्त किया था। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था: खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। फिरोज शाह तुगलक 4 प्रकार के कर लेता था: खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितने नहरें बनवाई थी? 5। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 नहरें बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए थे? 1200। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए? लगभग 1200। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सा नगर पसंद था? फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा पसंद नगर कौन था? फिरोजाबाद। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना किया था? दीवान-ए-खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना किया था। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने दीवान-ए-बंदगान स्थापना किया था। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना की दीवान-ए-बंदगान की। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगार को रोजगार दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक को वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फतुहात एवं फिरोजशाही की आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की। फतुहात ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। फतुहात ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? तुगलक शाह। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? तुगलक शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तैमूरलंग ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने
किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? फिरोज तुगलक ने। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? फिरोज तुगलक ने। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की? मोहम्मद बिन तुगलक के। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ था? थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुल्लेखन में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुल्लेखन में। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? जौनपुर को। सिराजे हिंद को किस रूप में जाना जाता है? जौनपुर को। जौनपुर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तुगलक वंश से। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तुगलक वंश से। कौन इतिहासकार सुल्तान मोहम्मद के अनुरोध पर भारत आया था? अलबरूनी। कौन इतिहासकार सुल्तान मोहम्मद के अनुरोध पर भारत आया था? अलबरूनी। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार अल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई? सैनिक का पद को वंशानुगत बनाना। तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुआ था सैनिक का पद को वंशानुगत बनाना। अद्धा एवं विख नामक दो सिक्कों चलाने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। विरोधों का मिश्रण किसे बताया गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया? शासन किया 1320 से 1398 तक। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब तक शासन किया? 1320 से 1398 तक। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी धर्मांधता और असहिष्णुता। असहिष्णुता। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी धर्मांधता एवं असहिष्णुता। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन को कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक अपने सैनिकों को दिया? 80%। युद्ध में लूटा गया धन में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक अपने सैनिकों को दिया? 80%। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसका संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया का। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने चालू करवाया था। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। मध्यकालीन इतिहास का कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उपाधि हेतु हिंदू माह से हुई
फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई है? फिरोज शाह तुगलक की। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। सैयद एवं लोदी वंश। अगला है हम लोग का सैयद एवं लोदी वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। सैयद वंश की स्थापना कब हुआ था? 1414 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना कब हुआ था? 1414 ईस्वी में। खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत-ए-आला। खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके कौन सी उपाधि धारण किया था? रैयत-ए-आला। खिलजी खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। खिलजी खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। खिलजी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह। खिलजी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह। मुबारक नगर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। मुबारक नगर की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह को राज्याश्रय किसे प्राप्त था? याहया बिन अहमद सिरहिंदी के। मुबारक शाह को राज्याश्रय किसे प्राप्त था? याहया बिन अहमद सरहिंदी के। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की है? याहया बिन अहमद सरहिंदी ने। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने किया है? याहया बिन अहमद सरहिंदी ने। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद शाह। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां। मोहम्मद शाह को बहलोल को कौन सी उपाधि दी और उसे क्या कहकर पुकारा? खान ए खाना, अपना पुत्र। मोहम्मद शाह ने बहलोल को कौन सी उपाधि दी और उसे क्या कहकर पुकारा? खान ए खाना, अपना पुत्र। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ये था बहलोल लोदी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। 1451 ईस्वी में बहलोल कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा? गाजी। 1451 ईस्वी में बहलोल कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? गाजी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद-ए-अली। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? बहलोल सिक्के। बहलोल लोदी द्वारा बहलोल सिक्के चलाया गया था। बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिकंदर शाह लोदी। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम निजाम खान था। किसे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिलाया था? जौनपुर के हुसैन शाह सर्की को। किससे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिलाया था? जौनपुर के हुसैन शाह सर्की को। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव कब डाली थी? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव कब डाली? 1504 ईस्वी में। भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था? सिकंदर शाह लोदी ने। सिकंदरी पैमाने को किसने जारी गज सिकंदरी पैमाने को किसने जारी किया था? सिकंदर शाह लोदी ने। किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कई कसाईयों के मांस तौलने के लिए दे दिया? सिकंदर लोदी ने। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों के पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाई? सिकंदर लोदी ने। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्री को पीरों एवं संतों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाई? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद कराया? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोदी।
सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1515 से 1526 तक था। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 तक था। किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां एवं मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 में ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? राणा सांगा। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? राणा सांगा। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तिमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य को में आना स्वीकार किया? खिज खां ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तिमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज खां। आगे है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। किसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया है? सिकंदर लोदी का मकबरा। किसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? सिकंदर लोदी का मकबरा में। सल्तनत कालीन निर्माण कार्य, निर्माणकर्ता एवं स्थान। तो देखते हैं निर्माणकर्ता तथा स्थान। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, दिल्ली में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में करवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अजमेर में। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था। लाल महल का निर्माण गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली में करवाया था। लाल महल गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। जमात खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। जमात खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। हजार स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। हजार स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। उखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने बयान में करवाया था। उखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने बयान में करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। जहाँपनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में करवाया था। जहाँपनाह नगर मोहम्मद तुगलक दिल्ली में करवाया था। आदिलाबाद किला का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। आदिलाबाद किला का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। 12 खंबा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। 12 खंबा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। कोटला फिरोज शाह का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। कोटला फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। आगे देखते हैं, कुशक ए शिकार फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। कुशक ए शिकार फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाजिन शाह दिल्ली में करवाया था। तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाने जहाँ दिल्ली में करवाया था। खड़की मस्जिद का निर्माण जूना शाह खाने जहाँ दिल्ली में करवाया था। खड़की मस्जिद का निर्माण जूना शाह खाने जहाँ दिल्ली में करवाया था। कला मस्जिद का निर्माण जूना शाह खाने जहाँ दिल्ली में करवाया था। कला मस्जिद का निर्माण जूना शाह
खाने जहां दिल्ली में करवाया था। मुबारक सैयद ए मकबरा का निर्माण अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में करवाया था। मुबारक सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली में करवाया था। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने दिल्ली में करवाया था। बहलोल लोदी का मकबरा का निर्माण सिकंदर लोदी ने दिल्ली में करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने निर्माण करवाया था दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा को निर्माण इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में करवाया था। मोठ मस्जिद का निर्माण मियाँ मुआ ने दिल्ली में करवाया था। मोठ मस्जिद का निर्माण मियाँ मुआ ने दिल्ली में करवाया था। आगे देखते हैं, किसने राज्य प्रथा को अफगान शैली पर स्थापित किया? बहलोल लोदी ने। किसने राज्य प्रथा को अफगान शैली पर स्थापित किया? बहलोल लोदी। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? खुसरव शाह। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? खुसरव शाह। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर किस वंश के शासनकाल में था? लोदी वंश के। अमीरों का महत्व किसके चरमोत्कर्ष पर किस वंश के शासनकाल में था? लोदी वंश के। 11वीं सदी के भारत दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई थी रत्ती। सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रत्ती। तो दोस्तों, हमारा सैयद वंश एवं तुगलक वंश कंप्लीट हुआ। ये दोनों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।